संविधान में जो टोटल 22 भाग हैं। अब ये जो संविधान वाला जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस 22 भाग में से शुरुआत के 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए? तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? आप कहेंगे इस चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। संविधान में कुल कितने चैप्टर हैं? आप कहेंगे 22 चैप्टर है। पीछे अगर आप पढ़े ना हो तो जाकर के इसके पहले क्लास को देखिएगा। जितने भी सिलेबस खत्म हुए हैं वहां से ये कड़ी जोड़ करके आगे आज शुरू हो रही है। नागरिकता इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नागरिकता के बाद क्या आता है? आप कहेंगे मूल अधिकार, जो कि तीसरे चैप्टर यानी कि भाग 3 में दिया गया है। आप सबसे पहले समझिएगा, देखिए मूल अधिकार होता क्या है। ये संसार में जितने भी देश, ऐसा कोई भी देश है, हर देश में 2 चीजें हैं। एक शासन करने वाला है और एक जिस पर शासन किया जाता है। कौन? जनता। देखिए एक जो है सरकार होती है, किसी भी देश में कौन होती है? सरकार, जिसे हम कह सकते हैं शासन करने वाला। और दूसरी कड़ी कौन सी होती है? जनता। समझ रहे हैं? जैसे आप उत्तर कोरिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, वहां पर तानाशाही है, लगभग तानाशाही है। तो जब भी किसी देश में जो सरकार है, शासन करने वाले, अगर जनता पर कठोर से कठोर नियम जबरदस्ती लागू करने लगे, मतलब उस अपने देश की पब्लिक को परेशान करने लगे, तो उनके खिलाफ जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि अगर राजा जो है आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप न्यायालय में जा करके उसे झुका सकते हैं। और वही क्या कहलाता है? आप कहेंगे मूल अधिकार कहलाता है। मूल अधिकार को कहा जाता है जनता का अधिकार। किसका अधिकार? जनता का अधिकार। मूल अधिकार देखिए जो बने हुए हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते, उनमें संशोधन किया जा सकता है। मगर जो हमारी संविधान सभा इस भारतीय जनता को अधिकार दे करके चली गई है कि अगर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री, ये जितनी भी सरकारें हैं, अगर अपने राज्य की जनता का शोषण करते हैं, जबरदस्ती उन पर कोई नियम कानून लगाती है, और वो नियम अगर मूल अधिकार के इतने नियमों में, कुल कितने नियम है? 12 से लेकर के 35 तक, इनके बीच में अगर वो आ गए तो वहां पर सरकार को झुकना पड़ जाएगा। समझिएगा, पहले ये तो परिचय था। देखिए मूल अधिकार का जो विकास है, सर्वप्रथम जो हम पर शासन किया है, कौन? इंग्लैंड। ठीक है, तो मूल अधिकारों का जो विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? आप कहेंगे ब्रिटेन में हुआ था। उसी ब्रिटेन में हुआ था जो कि भारत के लोगों का जम करके शोषण कर रहा था। एक तरफ उसकी अपनी जनता के लिए मूल अधिकार था, इंग्लैंड की जो जनता थी वह स्वतंत्रता से जीवन यापन कर सकती थी, जबकि वही ब्रिटेन वाले जो हैं वो भारत में आकर के जैसे मन वैसे मनमानी करें। यहाँ पर कोई मूल अधिकार नहीं था, जनता के पास कुछ भी अधिकार नहीं था। जिसको मन उसको जेल में डाल दीजिए, जिसको मन जैसे वैसे टार्चर करिए। तो समय समय पर क्या हुआ कि हर देश में क्रांतियां होती रही हैं। ऐसे जितने भी देश रहे जहां पर तानाशाही चली, वहां की जनता समय समय पर उग्र हुई, सरकार को उखाड़ फेंकी, और मूल अधिकार लगभग हर देश में बनते रहे। कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं या महत्वपूर्ण जो है मूल अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक चीजें हैं जो कुछ देशों से जुड़ी हुई है। पहला आपका क्या था? आप कहेंगे जो मूल अधिकार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ब्रिटेन से, है कि नहीं? अब दूसरा देखिए, फ्रांस में जो है जब यहाँ पर जनता का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा था, उस दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा इतना फेमस पूरे विश्व में हुआ था कि वो नारा जो है एक पूरे फ्रांस में अलग ही क्रांति पैदा कर दिया था। इस नारे के बल पर पूरे फ्रांस की जनता काफी उग्र हो गई, और उग्र होकर के मतलब कि पूरे फ्रांस के इतिहास को ही बदल करके रख दी। समझिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमारे भारत में भी जो है हर देश से जो अच्छे अच्छे नियम है वो लेकर के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? 2 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे
कि मूल अधिकार का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? उसी देश में हुआ जो हम पर शासन कर रहा था। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, साथ में ध्यान दीजिए, ठीक है ना, पढ़ते चलिए। तो कह रहे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है फ्रांस का है। और जैसे हमारे देश में 6 मूल अधिकार है, वैसे ही 1791 में अमेरिका का जो मूल अधिकार बना था उसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे अधिकार पत्र। क्या नाम है? अधिकार पत्र। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा से अलग लेवल के हैं, और हम आपसे कहें कि अगर आप लोग हमारे साथ G7 सिलेबस को कंप्लीट कर गए, यकीन मानिए आप मार्केट की कोई भी बुक उठा लीजिएगा, जितना सिस्टमेटिक ढंग से आपको सिर्फ नोट्स में बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएंगे, उतना कोई भी बुक एकदम स्पष्ट तरीके से कभी भी नहीं दे पाएगी। और ये आप खुद से आभास करेंगे, संविधान में जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है, संविधान पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, लास्ट में रिवाइज करके आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 90% प्रश्नों को नॉर्मल तरीके से सही करेंगे, मेरा वादा है, समझिए। तो जो है 1791 में अमेरिका में अधिकार पत्र लाया गया, जो कि अमेरिका के लोगों का अधिकार था कि अगर अमेरिका में सरकार जो है अपने लोगों को टॉर्चर करने लगी, कोई सख्त नियम कानून कायदा लगा दे, तो अमेरिका वाली जो जनता है वह सरकार के खिलाफ न्यायालय में जा सके। समझ रहे हैं? फिर देखिए क्या है, कह रहे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग जो है, जैसे हम पर जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे, जो मन वो नियम लगा रहे थे, जैसे मन तैसे टैक्स वसूल रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे, जिसको मन उसको जेल में डाल दे रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। आज कांग्रेस की भले ही स्थिति खराब है, मगर कांग्रेस वो कड़ी रही है भारत की इतिहास की या भारत की, जिसे कभी भी न मिटाया जा सकता है न भुलाया जा सकता है। यह सच है, समझिएगा। तो जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और उसके 10 सालों के बाद, कितने साल के बाद? 10 सालों के बाद जो विधेयक लाया गया, सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की मांग कब हुई थी? आप कहेंगे 1895 के विधेयक में हुई थी। आगे देखिए क्या, 1895 का जो विधेयक था वह मूल अधिकारों की मांग वाला एक पहला विधेयक था, या भारतीयों का पहला प्रयास था। उसके बाद जो है 1895 के बाद, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, समय समय पर हमारे नेता राजनेता जो हैं अंग्रेजों से मूल अधिकार मांगते रहे कि नहीं, हमारा जो शोषण है उसको बंद करिए, हमको कोई नियम कानून कायदा जो है अधिकार दीजिए, ताकि हम न्यायालय में अगर हमारा शोषण होता है किसी छोटे मोटे क्षेत्र में, कोई अगर जमींदार हमारा शोषण करता है, छोटा मोटा राजा शोषण करता है, तो हम जाकर के गुहार लगा सके। ठीक है ना? अब देखिए, तो 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके 10 सालों के बाद 95 में मूल अधिकारों की पहली बार मांग की जाती है। फिर कब किया गया? आप नोट्स बनाते चलिएगा। एनी बेसेंट का जो 1950 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, एनी बेसेंट 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेकर के आए। कब लेकर के आए? 1925 में। तो दूसरी बार जो है मूल अधिकार की मांग कब की गई? आप कहेंगे 1925 में। उसके बाद 3 सालों पर, 25 के बाद 28 में, भाई सबको पता होगा, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 की सबसे फेमस ये रिपोर्ट है। अगर देखा जाए 1930 तक कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके बाद 1930 तक अगर कांग्रेस की कोई रिपोर्ट सबसे खासम खास रही है कांग्रेस की, तो कौन सी रही है? आप कहेंगे 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जो कि आगे चल के संविधान पे भी कहीं ना कहीं से जुड़ जाती है। उसके 3 साल के बाद एक कराची का अधिवेशन होता है। कब? 3 साल के बाद कराची का अधिवेशन। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, प्रश्नों को एग्जाम में कैसे घुमा घुमा के पूछता है। पहला चीज है, आपसे पूछ दिया कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कब लाया गया? पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कब लाया गया?
तो आपके पास अगर ऑप्शन याद रहेगा 1925 तभी तो टिक करेंगे। तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछ देगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो है कौन लेकर के आया। अब उसने दे दिया बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होना चाहिए कि जो ये एनी बेसेंट द्वारा लाया गया था। प्रश्न क्या होता है ना, जब हम लोग किसी कोर्स को पढ़ते हैं उस दौरान हम प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि वो हमारे आंखों के सामने से होकर के गुजरे रहते हैं। एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चीज है, ये लगेगा कि नहीं हम इसको पढ़े हैं कहीं ना कहीं, मगर जब आप उस पर फोकस किए रहेंगे तब तो वैसे याद रहेगा। ऐसे ही प्रश्नों को घुमा के पूछेगा। 1928 का जो कराची अधिवेशन है, अरे 1931 का, उसकी अध्यक्षता कौन की। अभी तो ये रेलवे में तो 3 शिफ्ट में पूछा था, 2022 में 2021 में NTPC में, कि जो कराची अधिवेशन 1931 है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन की। आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये खास है, समझिएगा। कह रहा है कि 1931 में जो है कराची में जो अधिवेशन हुआ था पटेल की अध्यक्षता में, इसमें था क्या, इसमें जो है पहली बार कांग्रेस जो है अपने घोषणा पत्र में, जैसे कि हर साल कांग्रेस की मीटिंग होती थी, साल में एक बार कांग्रेस की बैठक होती थी, और उस बैठक में कांग्रेस साल भर तक जो भी अपना इकट्ठा की रहती थी अंग्रेजों से मांगने के लिए क्या क्या कमियां हैं, कैसे हम लोगों का शोषण हो रहा है, तो वो साल भर के बाद आधिकारिक तौर पर सरकार को सौंपती थी कि नहीं हमारे जनता को यह व्यवस्थाएं दीजिए हर एक साल पर। और वो अधिवेशन कहीं ना कहीं कलकत्ता, बम्बई, कराची, इलाहाबाद कहीं ना कहीं होते रहते थे। तो जो 1931 का कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आप कहेंगे सरदार पटेल कर रहे थे। अब उसी अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की। अब यदि हम आपसे पूछते कि जो अभी तक पढ़े हैं, बताइए मूल अधिकारों की मांग कब कब की गई, तो सोचिएगा। आप कहेंगे भाई कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, उसके 10 साल के बाद 95 में पहली बार मांग हुई, 95 के बाद क्या है, सीधे जाइए 1925। अब कहाँ जाएंगे, अब 1925 में, फिर 3 साल पर 1928 और 1931। आगे देखिएगा। तो देखिए इसके बाद जो है 1945 में ये जो आपके तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट आती है। 1945 में किसकी, तेज बहादुर सप्रू एक रिपोर्ट लेकर के आते हैं, और उसके तहत भी मूल अधिकार की मांग की जाती है। और यह भारतीयों द्वारा सबसे अंतिम बार मूल अधिकार की मांग थी, सबसे अंतिम बार, क्योंकि इसके बाद संविधान सभा गठित होती है और वह अपना मूल अधिकार खुद बना करके संविधान में शामिल कर लेती है। 1945 में तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में इसकी मांग हुई और तब मूल अधिकार को संविधान में शामिल कर लिया गया। मूल अधिकार की सबसे पहले मांग कब हुई, आप कहेंगे 1895, कहाँ गया 1895, हाँ 1895 में हुई, 95 के बाद 25 में हुई। और हाँ ये सबसे पहले आप हेडिंग देखिएगा, उसके बाद क्या है, यह आपकी इतनी हेडिंग है कि भाग 3 संविधान का चैप्टर 3 क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मूल अधिकार है, और यह किसका अधिकार है, जनता का अधिकार है। जब आपकी इतनी हेडिंग हो जाती है, इतनी हेडिंग एक साथ लिखने के बाद नीचे नीचे करके लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे से आप लिखेंगे। लिखना क्या है कि संविधान सभा जो मूल अधिकार सप्रू रिपोर्ट के आधार पर बनाई थी, संविधान सभा मूल अधिकार किसके आधार पर शामिल की थी, किस रिपोर्ट के आधार पर, आप कहेंगे तेज बहादुर सप्रू के आधार पर। उस समय सभा की क्या थी, टोटल 7 मूल अधिकार थे। कितने थे, 7। जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दे कि बताइए शुरुआत में मूल अधिकार कुल कितने थे, कहेंगे 7 थे। संविधान सभा कुल कितने मूल अधिकार दी थी, कहेंगे 7 थे। हमारे संविधान सभा में मूल रूप से कुल कितने मूल अधिकार हैं, आप कहेंगे 7 हैं। जबकि वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो एक तो कहाँ गया, पहले भाई 7 मूल अधिकार थे, आज 6 है। तो एक मूल अधिकार कौन था, कहाँ गया, संपत्ति का अधिकार। 1978 में जो है 44वां संशोधन होता है। 1978 में संविधान का 44वां संशोधन होता है। भाई अगर कोई नियम कानून कायदा बन गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर 300-400 लोग बैठ करके नियम कानून कायदा बना दिए
तो सब सही है, समय के हिसाब से परिवर्तन मांगता है कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। तो 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ क्यों था? संपत्ति के अधिकार का मतलब आप समझते हैं? अगर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया जाए और सरकार कोई रोड आपके खेत में से निकालना चाहती है, गवर्नमेंट है जो इंडिया की, वह क्या कि उसका मन है कि नहीं रामपुर से श्यामपुर तक जो है एक रोड हम ले चलेंगे, तो खेतों में से होके जाएगा किसी न किसी के। और मूल अधिकार में अगर संपत्ति का अधिकार शामिल है तो सरकार रोडें नहीं बना पाएगी। अगर घर है आपका गिराना है, रोड को चौड़ा करना है, घर गिराना है, और ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में है, ऐसे में सरकार को झुकना पड़ जाएगा। अगर सरकार आपके घरों को गिरा करके रोड बनाती है तो ये संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो जनता है तुरंत चली जाएगी कोर्ट के पास कि गवर्नमेंट हमको परेशान कर रही है, हमारी जमीन को गिरा करके रोड बना रही है। तो उस समय न्यायालय क्या करेगा? सरकार को दबा देगा और जनता को तवज्जो देगा। यही सब चीजें थी जो कि अड़चन आ रही थी देश के विकास में, और इन्हीं को खत्म करने के लिए क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। देखिएगा, तो 44वां संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को जो है क्या बना दिया गया? आप कहेंगे इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। पहले यह मूल अधिकार था, अब कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। मतलब कि रामू और श्यामू जो है अपने जमीन के विवाद में, पापा की जमीन है और दोनों भीड़ गए कि नहीं हमारी जमीन इतना है, हमारी इतना है, कोई अवैध संतान है उसको जमीन नहीं मिला, तो ये कानून के समझ जाएंगे कि सरकार फलाने के लड़का हमहू है, जमीन का कुछ हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। अब ये मूल अधिकार न रह करके एक संपत्ति का अधिकार हो गया, जो कि आपस में लड़े भिड़े तो वहां पर जो है कानून उनके अधिकारों की रक्षा करे। अगर कोई संपत्ति का मालिक है तो कोई उससे वह जमीन न छीन सके। अगर कोई लोअर कास्ट का है, अत्यंत पिछड़े वाले एकदम SC ST के हैं, उनकी बहुत ज्यादा जमीन है, अब कोई जमींदार जबरदस्ती छीन लेता है तो वह किस अधिकार के तहत अपनी जमीन को पाएंगे? आप कहेंगे कानूनी अधिकार के तहत जो है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार बन के रह गया, समझिएगा। तो जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से आपको कितने मूल अधिकार हैं? टोटल 6 मूल अधिकार हैं। इस 12 से 35 वाले में टोटल जो अनुच्छेद है 12 से 35, इसमें 2 अनुच्छेद सबसे अलग हैं, इनको आपको एकदम अलग से पढ़ना है। कौन सा अनुच्छेद? शुरुआती वाले 2 थे, बाकी सब एक तरफ, और 12 और 13 एक तरफ। 12 का मतलब क्या है? सबसे पहले अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। जैसे आपका शादी ब्याह लग रहा है, अगर किसी लड़की या लड़के का शादी लगना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूछा जाता है कि वह है कैसा, क्या करता है, कितनी हाइट है, कितनी लंबाई है, मोटा है, पतला है, ठीना है, कैसा है, उसकी परिभाषा, विशेषता, उसकी पहचान। तो ये पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12। आप कहेंगे संविधान के मूल अधिकार की परिभाषा है। तो मुझे लगता है यह अनुच्छेद जो है आप आजीवन नहीं भूल सकते कि अनुच्छेद 12 क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार 12 से 35 तक शुरू होता है, यानी कि मूल अधिकार का सबसे पहले का वाला कौन सा अनुच्छेद है? 12 है। अब किसी की शादी लगी या किसी के घर जाना है तो सबसे पहले उसकी विशेषता, उसकी परिभाषा, उसका गुण, यही सब जाना जाता है। तो मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 12 में। जबकि 13 में क्या है? उसका अल्पीकरण है। मतलब अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। तो इन दोनों अनुच्छेदों को जो है आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके बाद जो आगे चीजें हैं हम उनको लेकर के आते हैं, इनको आप जो है लिख लीजिए। टेलीग्राम पर जो है स्क्रीनशॉट इसका अपलोड है। आपको अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां से बढ़िया से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो नोट्स बनेगी आपके लाइफ में बहुत आगे तक काम आने वाली है। दोबारा आपको संविधान कहीं पर भी आप पेड वाइज खरीदेंगे ना, कभी भी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। बस आप एक बार कंप्लीट करके देखिए, ठीक है। देखिए संविधान के जो 6 मूल अधिकार हैं वो आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो इसका एक तरीका है, बहुत नॉर्मल सा है, ज्यादा किसी भी चीज को ट्रिकी नहीं याद करना चाहिए।
ट्रिक बना करके याद करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समता, स्वतंत्रता और शोषण, शुरुआत के जो तीन हैं तीनों 100 से शुरू हो रहे हैं। समता, स्वतंत्रता, शोषण। समानता से काम शुरू हुआ था, शोषण को लेकर के खत्म हो गया था। तो शुरुआत के तीन कौन है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार। तो ये तीनों 100 वाले हो गए। और इसमें एक विशेषता है, इसमें देखेंगे टोटल 5 हैं। इसमें टोटल कितने हैं? आप कहेंगे 4 हैं। पहले वाले में टोटल 5 अनुच्छेद हैं, दूसरे वाले में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। मेरा ये बताने का मतलब ये नहीं कि आप इसको याद कर लीजिए, बस आप इसको समझते हुए जानते रहिए कि नहीं शुरुआत वाले में कुल 5 अनुच्छेद हैं, उसके बाद वाला जो है ये आपका स्वतंत्रता वाले में कुल कितने हैं? 4 हैं। एक नॉर्मल तरीके से सोचने की जो क्षमता है, आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं। बाकी लास्ट में जो 3 अनुच्छेद हैं ये धर्म और संस्कृति से संबंधित हैं। लास्ट के तीनों कौन से हैं? धर्म और संस्कृति से संबंधित मूल अधिकार है। एक धार्मिक स्वतंत्रता है, दूसरा शिक्षा और संस्कृति है कि नहीं? तो तीसरा तो नॉर्मल दिख रहा है। आप इन 6 को सबसे पहले उतार लीजिए। अगर नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले कुल 6 मूल अधिकार इनको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पहला पढ़ेंगे समता का अधिकार। पहला कौन सा है? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। टोटल कितने हैं? 5 हैं। बारी बारी से पढ़ा जाएगा। और हाँ देखिए, हम आपसे एक बात कहेंगे, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जनरली क्या होता है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बीच बीच में जो है पेशेंस हमारा भागने लगता है, मन नहीं करेगा पढ़ने का, तमाम चीजें आती हैं कि अब क्या करें, पढ़ के मन नहीं कर रहा है, कब से पढ़ रहे हैं, 2 साल 4 साल हो गए। आपसे एक बात कहेंगे, देखिए ये जो 2-4 साल शुरुआत के होते हैं इसमें मन भागता है, घबराता है, टेंशन भी होता है, तमाम परेशानियां आती हैं। मगर अगर आप पढ़ाई छोड़ भी देंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि नहीं यार, 4 साल 5 साल हमको कंटिन्यू मेहनत करना है और उसी पे हमारी 50-60 साल की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। बाद में पैसे के लिए जो भटकना पड़ता है ना, अगर उनसे बचना है तो आपको मोटिवेशन, तमाम चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है? नॉर्मल तरीके से आप सोचिए कि नहीं, हमको 4-5 साल में एक नौकरी लेनी है और इस 4-5 साल के दौरान हमें जम करके मेहनत करना है, ठीक है ना? अब समझिएगा, ये जो अनुच्छेद 14 है क्या? विधि के समक्ष समता। इसमें 2 पॉइंट हैं, दोनों में गहराई है और दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है तो एक ही अनुच्छेद मगर 2 अलग अलग पॉइंट, दोनों का जो मतलब है काफी अलग है। तो आप अगर अनुच्छेद 14 पढ़ने चल रहे हैं, आज तक भले आपने किसी भी किताब से या किसी वीडियो से 1 लाइनर रटा हो, तो सिर्फ 1 लाइनर हेडिंग रटने से काम नहीं चलेगा। आज आप वो जानेंगे जो शायद अभी तक नहीं जाने होंगे, पता नहीं आगे जान पाते कि नहीं, क्योंकि ये संविधान है जो कि पूरा जीवन हमारा संविधान पे टिका है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें बढ़िया से जानना चाहिए, है क्या? विधि के समक्ष समता, पहला ये है। अब विधियों का समान संरक्षण, दूसरा ये है। तो इसमें 2 हेडिंगें छिपी हुई हैं। विधि के समक्ष समता मतलब लोगों, जितने भी विश्व के, भारत के जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार दिए जाए। और दूसरा क्या है? विधियों का समान संरक्षण मतलब जितनी भी विधियां, नियम, कानून, कायदे बनाए गए हैं उनके लिए एक समान संरक्षण हो, एक समान संरक्षण कवच हो कि कोनो विधि को जैसे मन तैसा हटा दिए, कोनो विधि को हटाने में बहुत मेहनत करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कानून को कमजोर कर दिया जाए और किसी को मजबूत। तो सबका समान संरक्षण, समझिएगा। विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से, सबसे मजबूत देश अमेरिका से। क्या है? विधियों के समान संरक्षण का जो कानूनी अधिकार है यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। जो हम लोग संविधान में अनुच्छेद 1 लाइनर पढ़ते हैं ना, एक एक लाइन वाला, वो हमें कुछ भी नहीं देके जाता, न कोई नॉलेज, न कुछ नहीं देके जाता। आप ऐसे पढ़िए, विस्तृत पढ़िए, एक बार पढ़िए जीवन में, दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए मेरी बात?
तो विधि के समक्ष समता, अगर आपके एग्जाम में पेपर में प्रश्न आ जाए कि जो विधि के समक्ष समता है यह किस देश से लिया गया है, कुल 50-60 देशों से हमारा संविधान बना है मिल करके, तो इसमें यह प्रश्न बन गया कि विधि के समक्ष समता। आप अगर अनुच्छेद 14 के बारे में जानते हैं, प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछे 100% आप इसके एक एक कड़ी को अगर याद कर चुके हैं, कभी भी गलत नहीं होगा कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब विधियों या कानूनों का समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है, आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। अब आगे देखिएगा, यह अधिकार देशी और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है। हमारे जो मूल अधिकार हैं, तमाम ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए बने हैं। बहुत से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो देशी और विदेशी दोनों के लिए हैं। तो ये जो हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो जब निचोड़ इसका हम जैसे होता है ना कि कोई चीज अगर कपड़ा वपड़ा है और उसमें पानी लगा है तो उसको अगर गाड़ना है तो जितना बढ़िया से निचोड़ेंगे ना तो पानी उसमें से उतने ज्यादा गिरता है। मेरा मतलब क्या है, कोई टॉपिक है आप उस टॉपिक को पकड़ लीजिए तो ऐसा निचोड़ दीजिए कि उसके एक एक जो प्रश्न है दोबारा कहीं से भी एग्जाम में बच ना पाए, आप दोबारा कहीं से भी एग्जाम में बच ना पाए। आप एक बार पढ़ लिए तो दोबारा एकदम मतलब बेफिक्र है, सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन, दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। तो इसमें है क्या, जो है विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से दिया गया और यह जो है देशी और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए है। कौन सा, अनुच्छेद 14। आगे क्या है, कहता है कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं सबको समान अधिकार दिया जाए। इसके तहत विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के तहत। मगर इसमें एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी है जो कि गांव घर का घूमने वाला है, किसी ने उस पर जो है मर्डर का केस कर दिया कि नहीं ये जो है खून किया है, तो उस पर कानून तुरंत एक्शन ले लेगा। मगर इस देश के कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिस पर बैठे व्यक्तियों को अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं जो कि आम आदमी से हट करके हैं। वो व्यक्ति हैं कौन, थोड़ा सा उनके बारे में जान लिया जाए। अनुच्छेद 361 के तहत जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक हो, न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो, इन लोगों को अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं। और इसमें कुछ चीजें क्या है समझिएगा, कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको संविधान का मूल ढांचा बताया गया है। तो यह प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा से ग्रहण करना चाहिए कि जो अनुच्छेद 14 है वह संविधान का मूल ढांचा है और उसी पर आधारित है। तो इसमें किसी भी विशेष अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर आपको अनुच्छेद 368 के बारे में जानकारी न प्राप्त हो तो पीछे वाले चैप्टर में हम एक जगह पढ़ाए हैं, अब आप उसको खोजिए। अगर पीछे की क्लास किए हैं तो वहां पर जाकर के देखिए क्या चीज है, आपके जेहन में वो हमेशा होना चाहिए। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जो कि सबसे ही खासम खास है समाज के लिए। कौन सा, अनुच्छेद 15 समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नॉर्मल सा समझिएगा कि जैसे कहीं पूजा पाठ हो रहा हो, कोई सभा हो रही हो, शादी विवाह हो, अब हुआ क्या कि वहाँ चारों कास्ट के लोग हाजिर हो गए। अब जैसे हम जाति के आधार पर ले लीजिए, कोई भी तमाम प्रकार की जातियां आ गई, तो बड़ी जाति वाला छोटी जाति का बेइज्जती न करे। अगर वो ऐसा करता है, छोटी जाति वाला तुरंत फोन घुमाएगा कहाँ, थाने पर, कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा भेदभाव हो रहा है, हमको जातिगत शब्दों से जो है लज्जित किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारों को सीमित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद बना है, 15। क्या कहता है, ये अगर कोई हिंदू मुस्लिम है, हिंदू की सभा में कोई मुसलमान चल गया तो उसको बिल्कुल बेइज्जत मत करना। अगर किसी मुसलमान की शादी विवाह सभा में कोई हिंदू चला गया तो धर्म के आधार पर उसे कतई लज्जित नहीं किया जाना चाहिए। और क्या है, मूल या वंश, वह किस वंश का है। अब क्या हुआ कि एक तरफ किसी विशेष जाति का कोई
ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, मौर्य, चौहान, गुप्ता, क्षत्रिय, शूद्र, मतलब एक विशेष जाति है उसका स्थान है। और दूसरी तरफ कोई मुस्लिम एरिया का कोई व्यक्ति है तो उसके स्थान के आधार पर आप बिल्कुल भी उसके साथ गलत नहीं कर सकते। आप यूपी वाले हैं, कमाने गए हैं गुजरात में, तो इस उत्तर प्रदेश के स्थान के आधार पर ये तो यूपी वाले हैं, इनके साथ जो है इनको मारो हटाओ, हमारी सभा में पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे साथ पता नहीं कहाँ से आ गए। आप कमाने बंगलोर चले गए, अब बंगलोर की जो मार्केट है वो जान गए कि यार ये बिहार वाला है, इसको मार के यहाँ से भगाओ। तो मूल जो ये जन्म स्थान है उसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। बाकी चीजें क्या है, जाति हो, लिंग हो। लिंग का मतलब भाई अगर जैसे होता है ना कि जो थर्ड पर्सन है जिनको हम कहते हैं हिजड़ा, नॉर्मल तौर पर हिजड़े बोला जाता है, अगर किसी शादी विवाह या सभा में चले आए तो उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। आप आदमी औरत हैं तो इसका मतलब एक थर्ड पर्सन का मजाक उड़ाएं, यह संविधान आपको कतई अधिकार नहीं देता। संविधान आप पर रोक लगाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत। बाकी क्या है, जन्म स्थान के आधार पर हो गया भेदभाव का निषेध यानी कि विरोध या रुकावट। इन तमाम चीजों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कहीं पर ऐसा होता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत पुलिस को तुरंत फोन करेंगे कि यहाँ पर जो है मेरे साथ इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। तो सामने वाला जो पर्सन रहेगा तुरंत उसे पुलिस उठा करके थाने पर ले जाएगी और पूछताछ करेगी। अगर वह दोषी पाया जाता है, बाई चांस आप वीडियो बनाए हैं और वीडियो में अगर स्पष्ट हो गया या कोई गवाही आपकी तरफ से दे दिया तो 100% वहां उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। तो ये सब जो अनुच्छेद है ना पूरे जीवन आपको लड़ने के लिए सिखाते हैं कि अगर आप एससी कास्ट के हैं, एसटी कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल में थोड़ा सा पिछड़े टाइप के हैं, तो अगर आपको कोई बड़ा आदमी सता रहा है किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी प्रकार से वह आपका मजाक उड़ाता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत उसको थाने जेल भिजवा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं। इसमें है क्या, इसके तहत भोजनालय हो, मतलब कहीं पर जो है कैंटीन वैंटीन लगी है, 50 लोग 20 लोग भोजन कर रहे हैं, शादी ब्याह है वहां पर भोजन कई लोग कर रहे हैं, एक मतलब सामूहिक सभा सम्मेलन जहाँ पर भोजन किया जा रहा हो, या तो हो सकता है मनोरंजन स्थल हो, कोई मतलब जहाँ पर गाने बजाने चल रहे हो, ऑर्केस्ट्रा लगा हो, डांस लगा हो, स्टेज शो हो रहा हो, कोई मतलब ऐसा मनोरंजन स्थल, वहां पर भी सामूहिक चीजें रहेंगी। तो वहां बीच में अगर कोई है बेचारा जो है लुंगी धोती पहन के चला गया जींस वालों की सभा में, होटल में कोई चला गया कि एकदम वीआईपी होटल है, कोई लुंगी गमछा पहन के घुस गया तो आप उसका मजाक उड़ाने लगे, तो वहीं पर अगर वो फोन घुमा देगा तो आपके साथ कार्रवाई होगी। आगे समझिएगा, कुआं है, तालाब आदि किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु बच्चों, महिलाओं, पिछड़ों को एक विशेषाधिकार दिया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव करने से मना कर रहा है, मगर यही अनुच्छेद खुद भेदभाव कर रहा है। एक तरफ यह कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए और दूसरी तरफ यह कहता है कि नहीं हम तो भेदभाव करेंगे और करना उचित भी है। जैसे छोटे बच्चों से 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों से आप जो है मजदूरी नहीं करा सकते, कारखानों में नहीं भेज सकते, और उनको जो है पढ़ाने के लिए हमारा संविधान अलग से अधिकार देता है कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए कक्षा 6 तक या 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये सबके लिए नहीं है कि आप एमटेक, बीटेक, पॉलिटेक्निक से लेकर के बीएससी, एमएससी करें, एमबीबीएस बने तो आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, इतना तो कोई जरूरी नहीं है, मगर 14 साल वालों के लिए विशेषाधिकार है। तो ये भेदभाव हो गया। दूसरा क्या है, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सरकार अलग अलग सुविधा देती है, पुरुषों को नहीं देती। जैसे एलपीजी गैस कनेक्शन है, शायद वो महिलाओं के नाम पर ही आता है, पुरुषों के नाम पर नहीं आता। तो ये जो भेदभाव है ना, यह मतलब एक नीचे वाले तबके को ऊपर वाले के समान रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसको दूसरे नजरिए से आप भेदभाव में नहीं गिनेंगे। तीसरा क्या है, पिछड़ों को विशेषाधिकार, मतलब जैसे अभी क्या है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तमाम ऐसे अलग अलग विभाजन हैं जिनको अलग से विशेषाधिकार या नौकरियों सहित तमाम जगहों पर छूट दी जाती है। तो इसको आप नोट कर बना लीजिए इसका, और चीजें जो है उसको लेकर के हम आते हैं। अब देखिए जो 3 अनुच्छेद और हैं, अगर हम 16, 17, 18
इन तीनों अनुच्छेदों को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे 6 मूल अधिकार में से पहला मूल अधिकार, जो कि सबसे बड़ा 5 अनुच्छेदों में डिवाइड है, यह पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब तीनों जो हैं बेहद आसान मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लॉन्ग लाइफ पूरे जीवन में इनका बहुत खास महत्व है और ऐसे एग्जाम की दृष्टि से तो है ही। समझिएगा है क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता देता है। जब हम वन लाइनर टाइप का जैसे होता है ना कि एक लाइन में इसको रटने की कोशिश करते हैं तो हमेशा भूलते हैं, मगर आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, जो लोक नियोजन शब्द है, इस लोक नियोजन में जो सबको समान अवसर मिल रहा है, मेरी बात को समझिएगा। लोक नियोजन के विषय पर, ये जो लोक नियोजन का विषय है, इस पर जो है सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। क्या मिलता है? समान अवसर। इसका मतलब आप क्या समझे? बहुत आसानी से समझेंगे, बस आप फोकस करिएगा। देखिए क्या है, अनुच्छेद 16 का जो पहले का खंड है और दूसरा का खंड, अनुच्छेद 16 के शुरुआती 2 खंड, अनुच्छेद 16(1) और 16(2), यह क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार है। राज्य ऐसा जो भी चीज नियुक्ति के लिए निकालता है, अब उस पर यह नहीं है कि ब्राह्मण बैठेंगे तो ठाकुर नहीं बैठेंगे, यादव बैठेंगे तो मौर्य नहीं बैठेंगे, गुप्ता बैठेंगे तो चौहान नहीं बैठेंगे, मतलब कास्ट वाइज नहीं। अगर कोई पद राज्य सरकार पुलिस भर्ती निकाल दी, अगर राज्य सरकार कोई रेलवे की वैकेंसी, रेलवे तो मान लीजिए केंद्र का है, कोई भी वैकेंसी लेखपाल हो, यूपी SSS की कुछ भी निकाल दे, राज्य सरकार लोक नियोजन के संबंध में अगर जनता को अवसर देती है तो वो जो अवसर है जातिगत नहीं होगा, उस अवसर के लिए जो है सभी लोग समान अधिकार रखते हैं। शिक्षा अगर आपकी, जैसे हम इंटर पास हैं, आप इंटर पास हैं, हम किसी और कास्ट के हैं, आप किसी और कास्ट के हैं, अब कोई भर्ती आ गई, सरकार की जाति के आप हैं, हम सरकार की जाति के नहीं हैं, तो सरकार ऐसा नहीं है कि सीधे आपको भर्ती कर देगी। सरकार दोनों लोग को एक एग्जाम में बैठाएगी, दोनों को समान अवसर मिलेगा, जो योग्य होंगे वो नौकरी पाएंगे। मुझे लगता है आप इस बात को एकदम आराम से समझ चुके हैं। अनुच्छेद 16 आपके जीवन में कितना खास महत्व रखता है, यह भी आज आप जान गए होंगे। वन लाइनर पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप जब इसको विस्तृत पढ़ेंगे ना, उसकी बात ही अलग होती है। समझिएगा, जो अनुच्छेद 16 का पहला और दूसरा खंड है, कहता है किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार है। अब समान अधिकार है सभी नागरिकों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस की वैकेंसी आके तो बांग्लादेश वाला नागरिक आके फार्म भर देगा, पाकिस्तान का आदमी आके फार्म भर देगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। जो अनुच्छेद 16 है, यह आपको पूरे तरीके से समझ में आ रहा है कि अनुच्छेद 16 का पहल का और दूसर का खंड क्या कहता है। अब देखिए, जो ये तीसर का खंड है, यह तीसर का खंड उन दोनों का विरोध करेगा। अनुच्छेद 16 के पहले और दूसरे खंड का अनुच्छेद 16 का तीसर का खंड विरोध करता है। आप कहेंगे कैसे? देखिएगा, आप कहेंगे नहीं सही बात है, अब वो एकदम सही है। अनुच्छेद 1 व 2 का जो है अनुच्छेद 3 खंडन करता है निवास स्थान के आधार पर बाहरी राज्यों को अपने राज्य से अलग रखने का अधिकार। इसका मतलब आप क्या समझिए, जो तीसरा अनुच्छेद है, पहलका वाला कह रहा था कि जो है सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसमें शामिल हो सकते हैं, यह विदेशियों को अलग कर रहा था। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ये भारतीय वालों को अलग कर दे रहा है। तीसरा वाला, पहला और दूसरा जो था कह रहा था कि नहीं भैया, भारत में जो अगर वैकेंसी आएगी, रेलवे की वैकेंसी आ गई तो उसमें भारतीय के लोग शामिल होंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश वाले आके फार्म नहीं भरेंगे। और दूसरा के पास जो तीसरा है, ये कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इस जो है उत्तर प्रदेश की अगर सरकार है, यूपी सरकार अगर पुलिस भर्ती निकाल दे तो उसको पूरा अधिकार है कि इस भर्ती में बिहार वालों को बैठने देगी कि नहीं बैठने देगी।
यह उसके ऊपर है। अगर उसकी इच्छा है कि नहीं, जो हमारे राज्य सरकार की वैकेंसी है इसमें अगल बगल के राज्य का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आप कहीं पर जाकर के कह नहीं सकते। नागरिकों को सिर्फ अपने राज्य से नौकरी मांगने का अधिकार है। जैसे हम यूपी से हैं तो हम किससे नौकरी मांगेंगे? यूपी सरकार से। हम बिहार से मांगने नहीं जाएंगे। बिहार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह 10-5% अदर राज्यों को देगा कि नहीं देगा, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे कि पहला कह रहा था कि अवसर की समानता, जो 16 वाला अनुच्छेद क्या कह रहा है? अवसर की समानता। तो ये जो अवसर की समानता तीसरे वाले खंड में है, यह सिर्फ एक राज्य के लिए सीमित हो जाती है कि नहीं, यूपी में अगर वैकेंसी आएगी तो यूपी के कौनो जाति के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कौनो हो, तो ये अवसर की समानता सिर्फ यूपी वालों के लिए रहेगी तीसरी के अनुसार। हाँ, योगी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ऐसे कोई भी हो जो यूपी के सीएम है, अगर उनकी इच्छा करेगी तो वो बिहार के लोगों को 5% आरक्षण दे देंगे, उत्तराखंड को हो सकता है दे दें, या तो हो सकता है पूरी भर्ती का 10% अलग राज्यों को दे दें, यह भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आज आप अनुच्छेद 16 जो है पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका कितना बड़ा महत्व है। मगर ये जो चौथा वाला खंड है, अनुच्छेद 16 का चौथा खंड, यह तो और भी बड़ा मुद्दा है। अब बहुत बड़ा इसका महत्व है, उन तीनों से भी काफी ज्यादा। कैसे? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण देता है। अब जो आरक्षण कहते हैं भाई, आरक्षण से जो है सभी लोग परेशान रहते हैं, चाहे जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो। किसी को उम्र की बांडिंग लगा दिया है, किसी को जो है परसेंटेज की प्रॉब्लम है। तो जो आरक्षण है इसका अगर आप उल्लेख देखेंगे तो किसमें है? अनुच्छेद 16 के चौथे खंड में है। अगर हम अपने हिसाब से बताएं कि आरक्षण सही है कि गलत है, तो एक नजरिए से देखा जाए तो आरक्षण ठीक है, अब दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आरक्षण गलत है। किस नजरिए से सही है? अगर कोई जातिगत गवर्नमेंट आए तो हो सकता है जातिगत वैकेंसी कराने लगे, यह भी हो सकता है। अगर हम जैसे, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा हर पार्टी के नेता करते हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, तो किसी को आप कह नहीं सकते कि धांधली न हो नौकरी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर सरकार धांधली कराती है पैसे लेकर, सरकार नहीं कराती, सरकार बिल्कुल भी नहीं कराती। हर सरकार में कहीं ना कहीं से धांधली हो जाता है, और जिस सरकार में जिसकी जैसे पकड़ होती है वो वैसे पैसा दे करके नौकरी पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आरक्षण की बाइंडिंग नहीं होगी तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरक्षण सही है। अब दूसरे लिहाज से देखा जाए, जैसे आज हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं, तो ये आरक्षण जो है उसमें एक रुकावट भी है कि जो है काफी पढ़े लिखे लोग रह जाते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो जो है हानिकारक भी है। तो आरक्षण के दोनों सही है। आरक्षण मतलब दोनों नजरिए से देखा जाए तो अपनी जगह सही भी है, गलत भी है। चौथा का क्या रहा है? अनुच्छेद 16 का जो चौथा है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देता है। अनुच्छेद 16 का चौथा खंड, प्रदीप कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का जो आधार है, जैसे प्रदीप कुमार मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसमें किस आधार पर आरक्षण देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना था कि जातिगत के आधार पर दिया जाए कि गरीबी के आधार पर दिया जाए। जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट है तो वो यह हर एक चीज को देखेगा कि वह किस आधार पर आरक्षण दे, जाति के आधार पर दे कि गरीबी के आधार पर दे। तो जब प्रदीप कुमार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट इसका आधार दोनों को बनाया कि नहीं, जाति के आधार पर भी और गरीबी के आधार पर भी। जैसे आप देखेंगे तो पिछड़ा में 2 वर्ग आता है, एक अति पिछड़ा, एक पिछड़ा। जनरल में इस समय 2 हो गया है, एक ईडब्ल्यूएस, एक सामान्य हो गया है। तो ऐसे मतलब कि जो इसको देखना बहुत जरूरी था, आर्थिक परिस्थिति और जातिगत परिस्थिति। आप किसी एक को पकड़ के बिल्कुल नहीं चल सकते थे, है क्या? इसके बाद जो मोरारजी देसाई की जो सरकार आई 1979 में, बीपी मंडल के अध्यक्षता में दूसरका वाला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। मोरारजी देसाई की सरकार के समय किसकी सरकार थी?
आप कहेंगे मोरारजी देसाई की सरकार थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? आप कहेंगे 1979 में हुआ था। तो ये जो प्रश्न है आपके संविधान के वन लाइनर में कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए न होता है कि हम लोग कितनों संविधान पढ़ते हैं, कितनों जीके पढ़ते हैं, मगर पूरा का पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही ऐसे हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो प्रश्न पूरा करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। वन लाइनर अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, तो इतना पढ़ेंगे तो बीच वाला प्रश्न कहां से आप जानेंगे। और दे दिया अनुच्छेद 16 4 क्या कहता है, आपको पता ही नहीं है 4 क्या कहता है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देता है, जानेंगे तब तो। तीसरा का क्या है, वह दूसरे वाले राज्यों पर पाबंदी लगाता है कि नौकरी में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें हैं, विस्तार से पढ़ने से यही फायदा होता है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 17। हाँ जो है देखिए इनके जो जिसने पूरे भारत में कितनी जातियां 3743 दिखाया था। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जिसने पूरे भारत में 3743 जातियों की पहचान की। ये जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, पूरे भारत में जो है 3743 जातियों को खोज की, जातियों की कि पूरे भारत में कितनी जातियां हैं, 3743 जातियां हैं। जो अब ये प्रश्न पूछ देगा कि जातियों के लिए जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ, तो आप कहेंगे बीपी मंडल अध्यक्षता किए थे, अब मोरारजी देसाई की सरकार उस समय थी। तो ये सब प्रश्न है, सन भी पूछ सकता है 1989 1979 है कि नहीं। आगे क्या है, अब फिर साथ ही इस कमेटी ने 27% आरक्षण की मांग की थी, किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। किस कमेटी ने? बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित थी। अनुच्छेद 17 जो है आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यही तो मेन आधार है। और एक लाइन में इसके बारे में विस्तार क्या पढ़ेंगे, अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत की जो बीमारी है इसको खत्म करना चाहिए। एससी कास्ट का कोई व्यक्ति है, उसके घर पहले खाना बहुत कम लोग खाते थे, थाली में खाने नहीं देते थे। यह सब जो प्रोपेगेंडा था ना, ये पुराना ढर्रा धार्मिक जातिवादी जो ढर्रा था, बहुत ही गलत था। इंसान पैदा होता है तो वो जाति के आधार पर नहीं पैदा होता, और ना ही वह जो है कूड़ा करकट लेके पैदा होता है। सब एक जैसे पैदा होते हैं, सबकी शरीर एक जैसी है। तो ये जो छुआछूत की बीमारी जो दिमाग में है, ये पहले समय से धार्मिक लोगों ने भर दिया है, बहुत पुराने समय से। ये धार्मिक लोगों की देन थी जो छुआछूत वाला लक्षण चलता रहा। अब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हुए, धर्म का आधार जो है कम हुआ, शिक्षा का आधार बढ़ा, और शिक्षा बढ़ने से अस्पृश्यता का धीरे धीरे अंत भी होने लगा, काफी हद तक तो अब खत्म हो गया है। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा था, आप अच्छे तरीके से जान गए। ये अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। हम वन लाइनर रट लेते हैं कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। अब उतने पढ़ के हमको लगेगा कि नहीं हम बहुत बड़ा तीर मार लिए, जबकि उसके बीच में कुछ प्रश्न है। जब आप उनको देखेंगे तब लगेगा कि नहीं हाँ यार, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का जो अंत लिखा है उसका मतलब क्या है। जब आप उसका मतलब जानेंगे ना तो ये तो अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएगा, उसका मतलब समझिएगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्य जो है, जितने भी राज्य हैं, सेना या शिक्षा से संबंधित सम्मान यहाँ पर क्या है, सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं दे सकते, कोई और उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। भारत का ऐसा कोई भी राज्य है या स्वयं भारत की केंद्रीय सरकार है, ये जो भारत की सरकार है किसी भी व्यक्ति को जो उपाधि देती है वह सिर्फ 2 आधार पर दे सकती है, एक सेना के आधार पर और दूसरा क्या है, शिक्षा के आधार पर। सेना के आधार पर क्या होता है, जैसे कोई ऐसा है सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, होमगार्ड हो गए, तो ये मतलब उपाधियों का ये ढर्रा होता है। मेजर हो गए, कर्नल हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, एक उपाधियां ये होती है। तो सरकारें जो हैं ऐसी उपाधियां दे सकती हैं। शिक्षा में क्या है, आगे आप इंजीनियर लगा सकते हैं, आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं, मतलब ऐसे लगा सकते हैं। अब सरकार यह उपाधि देने लगे कि आगे टाइटल लगा दे ठाकुर दिग्विजय सिंह, अब आगे टाइटल लगा दे यादव अखिलेश सिंह,
तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। यही जो अनुच्छेद 18 है यह स्पष्ट तरीके से कहता है कि जो आप अगर सरकार मतलब कि भारत की कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप जो है अगर किसी व्यक्ति को उपाधि देते हैं तो जातिगत उपाधि या बहुत बड़ाई में उसकी तारीफ करने के लिए कुंवर प्रताप सिंह ऐसे वैसे मतलब कि पुराना ढर्रा वाला उपाधि दे दिए। जो पहले के लोग उपाधि लेते थे ना, पहले के जो राजा महाराजा थे वो उपाधि लेते थे, गजब गजब की उपाधि लेते थे, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे। तो वही कह रहा है कि जो उपाधि अगर कोई सरकार देगी तो वो शिक्षा से संबंधित हो, डॉक्टर इंजीनियर यह सब लगाइए अपने आगे, या तो जो है आप सेना के मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल सूबेदार ये सब उपाधि लगाइए। तो यही सब उपाधि सिर्फ सरकार दे सकती है। अनुच्छेद 18 का मतलब मुझे लगता है आज आप एक नए सिरे से समझे होंगे कि ये जो उपाधियां समाज में दी जा रही हैं, वकील को एडवोकेट कहा जा रहा है, बीच में लगा दे रहा है D.R. ऐसे वैसे जो उपाधियां हैं तमाम और भी तमाम हैं, तो ये जो दिया जाता है कि मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर कर लिए, डिग्री ले लिए तो आप अपने आके D.R. लिख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियर लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं। और आगे देखिएगा अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से सम्मान ले सकता है, कोई सम्मान ले सकता है, मगर उस विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिल्कुल भी नहीं ले सकता। यह पाबंदी कौन लगाता है? अनुच्छेद 18 का दूसरा खंड, कि आप विदेश से कोई सम्मान ले सकते हैं। देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी को कई तो सम्मान कहां से तो मिला था। तो आप सम्मान ले सकते हैं, उपाधि नहीं ले सकते किसी भी विदेशी राज्य से। इस पर पाबंदी लगाता है अनुच्छेद 18 का दूसरा वाला खंड। और आगे देखिए क्या है, अनुच्छेद 18 का तीसरा खंड कह रहा है कि राज्य के अधीन लाभ के किसी पद को धारण किए हैं। अगर राज्य के अधीन कोई व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा है, मतलब कौन बढ़िया जिसे कोई भी पद हो, किसी आयोग में हो या किसी नौकरी में हो या किसी संस्था में हो सरकारी, कोई मतलब लाभ के पद पर बैठा हुआ है, उस दौरान जो है किसी पद को धारण करते हुए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं या कोई सरकारी पद पर है, उस दौरान आपको कोई उपाधि देता है, ऐसी उपाधि जो कि आप उसका प्रयोग करने लगे, तो ऐसे आप नहीं करेंगे। उसके लिए राज्य की उपाधि जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये सब चीजें नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, कोई आयोग के हों या कुछ ऐसे मतलब बड़े जैसे स्तर के जो होते हैं। तो वही कह रहा है राज्य के अधीन लाभ के किसी पद को धारण करते हुए आप अगर कोई उपाधि लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18, इसमें जो आपका था सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि ली जा सकती है। दूसरा था कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। और तीसरा जो है ये आप देख लीजिए, तो जो अनुच्छेद 14 से 18 है मूल अधिकार का पहला खंड, 5 अनुच्छेद आज पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब जो ये चीजें हैं आगे चलती रहेंगी। आज क्लास यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए।